हेलो फ्रेंड्स, अपनी इस सीरीज में आज फिर से हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 8 के साथ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है बिजनेस फाइनेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। कैपिटल रिक्वायरमेंट। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए सबसे मेन है कि कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। बिना पैसों के, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता है। तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे होती है? नीडेड टू परचेज लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट। जो हमें लंबे समय के लिए जो फिक्स एसेट यूज़ करनी है उनको परचेज करने के लिए हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इसेंशियल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने अपना बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना है या फिर और बड़ा करना है, उसको एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स्ड कैपिटल की। एग्जाम्पल है, जैसे हमें कोई लैंड परचेज करनी है, बिल्डिंग परचेज करनी है, प्लांट या मशीनरी परचेज करनी है, मीन्स फिक्स्ड एसेट में जहाँ पे भी हमें इन्वेस्ट करना है to establish the business or to expand the business is we required fixed capital. नेक्स्ट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नीडेड फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए हमें ज़रूरत होती है वर्किंग कैपिटल की। रिक्वायर्ड टू मेंटेन शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड ऑपरेशनल फ्लो। हमारे बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए पैसे अवेलेबल हों कि हमें एट द मोमेंट कोई शॉर्ट टर्म पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें इधर उधर ना जाना पड़े, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। जैसे कि होल्डिंग स्टॉक, पेइंग करंट बिल्स, मीटिंग सैलरी ऑब्लिगेशन, रूटीन एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए हमें कैपिटल जो हमारी वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में दो तरह की, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल जो होती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स को चेक करने के लिए जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं वो होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। और डे टू डे एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को मीटअप करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल हमें काम आते हैं वो होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। फिर हमारा होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड के बेसिस पे हमें फाइनेंस की कैसे ज़रूरत होती है। जैसे हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नीड होती है, मीडियम टर्म फाइनेंस की नीड होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की नीड होती है। लॉन्ग टर्म मीन्स जो 5 साल से ज़्यादा के लिए जो फाइनेंस हमें चाहिए होता है। मीडियम टर्म 1 to 5 ईयर के लिए जो हमें चाहिए होता है, एंड फॉर द शॉर्ट टर्म जो लेस देन 1 ईयर के लिए हमें चाहिए होता है। तो हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं उस फाइनेंस को। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमें फाइनेंस चाहिए है तो हम इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं। अपने बिजनेस की जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, मतलब कि जो प्रॉफिट्स हैं, उनको शेयर होल्डर्स में डिवाइड ना करके अपने पास अपने बिजनेस में ही रख सकते हैं। तो रिटेन अर्निंग से हम लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर इशू करके, डिबेंचर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोन लेके हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारा मीडियम टर्म फाइनेंस हम कहाँ से ले सकते हैं। जैसे मीडियम टर्म के लिए हम लोन से लोन ले सकते हैं, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। लीज फाइनेंसिंग भी मीडियम टर्म के लिए प्रोवाइड करता है। और पब्लिक डिपॉजिट्स हम पब्लिक से भी हम मांग सकते हैं, तो उसके लिए हमें मीडियम टर्म में। शॉर्ट टर्म जो हमें 1 ईयर्स के लिए जो क्रेडिट चाहिए होता है, जैसे कि ट्रेड क्रेडिट, जैसे सेलर है वो प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म के लिए जैसे ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, जिसमें हम मान लो हमारे कस्टमर हैं, लॉयल कस्टमर्स हैं, तो जो सप्लायर है उनको एक 1 ईयर के लिए पैसा देने के लिए छूट दे देता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, जो प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस। फैक्टरिंग होती है कि हम जैसे बिल वगैरह डिस्काउंट करवा लेते हैं बैंक से पहले अगर हमें ज़रूरत होती है। कमर्शियल बैंक से हम ले सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर्स हैं वो हमारी जो रिनाउंड कंपनी होती हैं, जो वेल नोन कंपनीज़ होती हैं, जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी वो इमेज होती है, तो वो इशू करते हैं शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड फंड को रेज़ करने के लिए। ये बात भी ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, वो भी अनसिक्योर्ड के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा जो फंड जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप कैसी होगी। बोरोड फंड होंगे हमारे बिजनेस के, खुद के होंगे, खुद के होंगे तो इक्विटी शेयर से और रिटेन अर्निंग से होंगे। बोरोड होंगे तो डिबेंचर से, लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर, ये सारे क्या होंगे, बोरोड फंड के टाइप होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे भी, जैसे कि हम इंटरनल सोर्स से ले रहे हैं या एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल मीन्स विद इन बिजनेस ले रहे हैं या फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। इंटरनल सोर्स में क्या आएंगे, हमारे इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगे। एक्सटर्नल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट एंड फैक्टरिंग, ये सारे हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। सिर्फ यही दो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स। क्योंकि इक्विटी शेयर्स हम अपने इन्वेस्टर्स को इशू करते हैं, शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं, तो वो हमारे इंटरनल होते हैं। रिटेन अर्निंग भी जो हम शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दे के अपने बिजनेस में रखते हैं। नेक्स्ट इज रिटेन अर्निंग, ये एक सोर्स है फाइनेंस का। रिटेन अर्निंग ये क्या है, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स अपना जो प्रॉफिट अर्न किया उसको दोबारा से प्लो करना, बिजनेस में ही लगाना। डिपेंड ऑन नेट प्रॉफिट, ये डिपेंड करता है कि हम प्लोइंग बैक करेंगे या नहीं करेंगे, कि हमारा नेट प्रॉफिट आया कितना है। हमारी डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कि हम ज़्यादा शेयर होल्डर को देते हैं या फिर अपने बिजनेस में ही रिटेन करके रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे नेट प्रॉफिट कितने हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, तो हमारी जो शेयर कैपिटल है वो उस पर डिपेंड करती है, और हमारी डिविडेंड पॉलिसी क्या है। मेरिट्स क्या क्या हैं इसके, ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है। डज नॉट इन्वॉल्व एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हमें किसी को इंटरेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बिजनेस का हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपना पैसा यूज़ कर रहे हैं तो ऑपरेशनल फ्रीडम होगी उसको यूज़ करने में, फ्लेक्सिबिलिटी भी। एनहांस द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू ऑब्जर्व अनएक्सपेक्टेड लॉस, अनएक्सपेक्टेड लॉस से उसको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी देती है बिजनेस को, क्योंकि हमें एक सोर्स ऑफ फाइनेंस मिल जाता है। लीड्स टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के मार्केट प्राइस इंक्रीज होते हैं, कि हम बाहर से पैसा नहीं रेज कर रहे हैं, ना ही लोन ले रहे हैं, हम अपनी खुद की रिटेन अर्निंग्स से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर आती है हमारी लिमिटेशंस। एक्सेसिव प्लॉइंग बैक में क्योज डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर, अगर हम ज़्यादा जो प्रॉफिट है उसको डिविडेंड में ना दे के दोबारा से बिजनेस में प्लो बैक करेंगे तो शेयर होल्डर डिससेटिस्फाई होंगे, कि उनको डिविडेंड ही नहीं मिल रहा। डिविडेंड के लिए, पैसे अर्न करने के लिए ही तो वो बिजनेस में आए हैं, तो ये होगा। एंड नेक्स्ट इज़ अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड, ये एक अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड भी माना जाता है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कभी ज़्यादा हो सकते हैं और कभी कम हो सकते हैं। मैंने ऊपर बताया था कि एक सर्टेन सोर्स ऑफ फंड है, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है। ये परमानेंट इसलिए बोला था क्योंकि ये हमारा खुद का होता है, हम चाहें तो इसको लगा सकते हैं, चाहें तो शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे प्रॉफिट ही नहीं होंगे, प्रॉफिट फ्लक्चुएट होंगे, तो ये अनसर्टेन हो जाता है। नेक्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मैनी फर्म। जो ये रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं उनकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, अगर हम उसको एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को पे कर देते डिविडेंड की फॉर्म में, तो जो शेयर होल्डर है उसको किसी और कंपनी में या किसी और इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ करता है, और उससे वहाँ से उसको अर्निंग होती है, जो कि हम नहीं देखते हैं कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगी। ये बहुत सारी फर्म इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि रिटेन अर्निंग क्या होते हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। तो रिटर्न अर्निंग होती है हमारी प्लोइंग बैक करना अपने खुद के प्रॉफिट को बिजनेस में। हाँ, ये डिपेंड करता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है और हमारी पॉलिसी कितनी है, कि हम कितना शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड के तौर पे देते हैं और कितना बिजनेस में फ्लो बैक करते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस मैंने आपको बताया था कि ट्रेड क्रेडिट होता है extended by one trader to another for purchasing goods and services recorded as a sundry creditors, मीन्स क्रेडिट पे या अकाउंट पेबल की फॉर्म में सप्लाई करना सामान कस्टमर को या फिर परचेज़र को, उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ये डिपेंड करता है कि रेपुटेशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है सेलर की। मान लो जो बायर उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो सेलर उसको नहीं देगा उधार पे सामान, और फाइनेंशियल पोजीशन सेलर की अच्छी नहीं है तो वो फिर भी नहीं दे पाएगा। और डिपेंड करता है कि बायर ने परचेज़ कितना सामान किया है, पेमेंट का रिकॉर्ड कैसा, उसने पहले पेमेंट
टाइमली कर दी थी या नहीं कर दी थी, मार्केट में कंपटीशन कितना है, तो ये डिपेंड करता है ट्रेड क्रेडिट पे। उसके मेरिट क्या है, ये कॉन्टीन्यूस एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि हम अपने सप्लायर से ही बाद में पेमेंट कर देते हैं और इससे हमें पैसा मिल जाता है यूटिलाइज़ करने के लिए। रीडली अवेलेबल इफ़ बायर है साउंड क्रेडिट वर्थनेस, अगर बायर की अच्छी क्रेडिट वर्थनेस है, वो पहले अपने लोन्स को, ट्रेड पेबल्स को, क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट करता है, तो ये उसके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है। प्रमोट सेल, जब सेलर क्रेडिट पे सामान देता है तो उसकी सेल्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो बायर्स जो कैश में नहीं खरीद पा रहे थे वो भी खरीद पाते हैं। हेल्प्स टू इंक्रीज़ इन्वेंट्री, जो बायर्स होते हैं उनकी इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो जाती है विदाउट पेमेंट, वो पैसे भी नहीं देते और इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो जाती है और इन फ्यूचर उनको पेमेंट करनी पड़ती है। डज़ नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन एसेट, इससे कोई चार्ज नहीं होता है एसेट पे, ये व्हीकल क्रेडिट वर्दनेस के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है। लिमिटेशन क्या है, इंक्रीज रिस्क टू द सेलर, सेलर को रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है कि वो पे करेंगे या नहीं करेंगे। लिमिटेड अमाउंट है वो रेज़ कर सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट तक ही हम रेज़ कर सकते हैं ट्रेड क्रेडिट के थ्रू, कि कितना सामान लेना है उसके अकॉर्डिंग। इट इज़ अ कॉस्टली कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, हमें उन्हीं सेलर से लेने पड़ते हैं जो हमें क्रेडिट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो हमें महंगा सामान दे रहे हो या थोड़ा सस्ता दे रहे हैं। तो ये होता है हमारा ट्रेड क्रेडिट, इज सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें हमें ट्रेडर है वो परचेज़ करने का मौका देता है ऑन द क्रेडिट एंड ट्रेड पेबल बेसिस। नेक्स्ट सोर्स इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग कोर फंक्शन क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट इंटेलिजेंस, इसमें हम डिस्काउंट करते हैं अपने बिल को। जैसे कि मान लो ए को बी को पैसे देने और इसने बिल लिख के दे दिया, लेकिन बी को तो इसने बोला कि वो 1 साल के बाद पेमेंट करेगा, लेकिन बी को पैसे अभी चाहिए, तो वो बैंक से जाके बिल को डिस्काउंट करवा लेगा। मान लो 1,000 रुपये का बिल था, तो 980 रुपये बैंक इसको दे देगा और 20 रुपये अपने कमीशन के काट लेगा। ठीक है, तो इसने बिल डिस्काउंट करवा लिया 980 रुपये में, तो ये होता है फैक्टरिंग। इसमें 2 तरह की फैक्टरिंग होती है, रिकोर्स फैक्टरिंग एंड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग होती है जो क्लाइंट है वो बियर करता है बैड डेट रिस्क, अगर इन फ्यूचर बैड डेट हो जाए तो मतलब कि जो बैंक है वही बियर करेगा बैड डेट। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होती है, फैक्टरिंग एज्यूम द एंटायर रिस्क ऑफ बैड डेट, इसमें बी का ही रिस्क रहेगा बैड डेट अगर होता है, अगर ए इन फ्यूचर पेमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, रिकोर्स फैक्टरिंग एंड कोर्स फैक्टरिंग। मेरिट्स क्या हैं, एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, व्हेन रिक्वायर्ड हम ले सकते हैं, कैश फ्लो इंक्रीज हो जाता है, फ्लेक्सिबल है, डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन एसेट, रिस्क इज़ लेस सो क्लाइंट कैन फोकस ऑन अनदर एरिया, रिस्क कम होता है। दिस इज़ एक्सपेंसिव एंड इनवॉइस आर न्यूमरस एंड स्मॉलर इन अमाउंट, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉइसेस हैं और छोटे छोटे अमाउंट के, जैसे 1,000 का मैंने बताया तो 20 रुपये उस पर कट रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा नंबर में तो 20 बहुत ज़्यादा पैसे आप पे कट जाएंगे। एडवांस फाइनेंस इज़ गिवन at higher interest rate than the usual rate. फैक्टर इज़ द थर्ड पार्टी टू कस्टमर, थर्ड पार्टी होती है हु नॉट फील कंफर्टेबल वाइल डीलिंग, हो सकता है कि वो कई बार कंफर्टेबल फील नहीं करती है जब वो उसके साथ डील करती है। नेक्स्ट इज़ लीज फाइनेंसिंग, इसमें क्या होता है, एक हमारा लेसर होता है हु इज़ द ओनर ऑफ द एसेट, और एक हमारा लेसी होता है जो यूज़ करता है एसेट को। जो लेसर है वो अपनी एसेट प्रोवाइड करेगा लेसी को, और लेसी उसको यूज़ करेगा, इन बदले में वो उसको एक रेंट प्रोवाइड करता है, लीज़ बोल सकते हैं हम यूज़ करने के बदले में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लेसर ओनर एंड द लेसी यूजेस हु पे पीरियोडिक पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ द एसेट। बिजनेस इसमें क्या एक्वायर कर सकते हैं एसेट विद लेस इन्वेस्टमेंट के साथ हमें एसेट मिल जाती है, जो मान लो 10 लाख की एसेट है वो लीज़ पे हमें 10,000 में मिल जाती है। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होता है इसलिए वो थोड़ा ईजियर होता है। लीज रेंट पेड बाय द लेसीज टैक्स डिडक्टेबल, अगर हमने लीज पेमेंट किया तो टैक्स देते वक्त वो हमें डिडक्टेबिलिटी मिलती है उसमें। फाइनेंस विदाउट डिल्यूटिंग ओनरशिप और कंट्रोल, हमें पैसा मिल जाता है, ओनरशिप या कंट्रोल में कोई चेंज नहीं आता और फिर भी हमें पैसा मिल जाता है। फाइनेंस एक हेल्प हो जाती है ना कि हमें वो एसेट खरीदनी नहीं पड़ती।
डज नॉट अफेक्ट डेप्ट रेजिंग कैपेसिटी। जो हमारी डेप्ट रेजिंग कैपेसिटी है, मान लो हमें कहीं और से लोन लेना है तो उसको अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर हम एक बार लोन ले लेते हैं तो दूसरी बार लोन लेते हैं तो वो देखते हैं कि पहले ही लोन है तो वो डेप्ट कैपेसिटी कम होती है। लेकिन लीज एसेट्स पे यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमारी डेप्ट कैपेसिटी भी डिक्रीज नहीं होती है। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस इज विद द लेसर। अगर हमारी ऑब्सोल्यूट होगी एसेट, पुरानी होगी, तो वो लेसर का रिस्क होगा, लेसी का नहीं होगा। लिमिटेशन क्या है? सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ एसेट। कुछ एक रिस्ट्रिक्शन है जो लेसर लगा देता है कि हमारी मशीन किस तरीके से यूज़ करना है। बिजनेस ऑपरेशन अफेक्टेड इफ लीज इज़ नॉट रिन्यूड। अगर हम रिन्यू नहीं करवाते हैं लीज़ को तो, और वो वापस ले जाएंगे एसेट को, तो वो हमारे जो बिज़नेस ऑपरेशन है वो उससे अफेक्ट होंगे। हायर पे आउट इफ़ एग्रीमेंट टर्मिनेट इन बिटवीन। कई बार टर्मिनेट हो जाता है अगर इन बिटवीन में हमारा और हमें मशीनरी की ज़रूरत होती है, तो कई बार हायर चार्जेस भी पे करने पड़ जाते हैं। लेसी नेवर बिकम द ओनर एंड लॉस रेजिडुअल वैल्यू। लेसी ओनर नहीं मिलता है, और रेजिडुअल वैल्यू मीन्स स्क्रैप वैल्यू, जो अगर हम उसको लास्ट में मशीन को सेल करते हो दूसरी जो वैल्यू हमें मिलती वो भी ओनर को ही मिलती है, लेसी को नहीं मिलती, तो लॉस होता है रेजिडुअल वैल्यू का। नेक्स्ट इज़ पब्लिक डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर्स। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या हैं? ये रेगुलेट किए जाते हैं बाय आरबीआई। जो कमर्शियल पेपर हैं वो भी हमारे आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। रेज डायरेक्ट फ्रॉम द पब्लिक फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए हमें पैसा चाहिए होता है तो हम डायरेक्ट पब्लिक से उनको रेज करते हैं। जनरली जो इन्वाइट करते हैं वो 3 साल के लिए होते हैं और हायर इंटरेस्ट रेट होता है। नो चार्ज ऑन एसेट। एसेट पे कोई चार्ज नहीं होता है। नो इफेक्ट ऑन कंट्रोल। सिंपल होते हैं। लिमिटेशन क्या है? हार्ड फॉर न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है पब्लिक से पैसा रेज करना। अनरिलायबल। नॉट फॉर बिग अमाउंट। ज़्यादा बड़े अमाउंट के लिए भी नहीं कर पाते हैं। कमर्शियल पेपर क्या है? रेगुलेट बाय आरबीआई। शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट हम इसमें इशू करते हैं। अनसिक्योर्ड होते हैं और प्रोमिसरी नोट होते हैं। कितने दिन के लिए होते हैं? 90 to 364 डेज़ के लिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितने डेज़ के लिए, तो उसमें 365 भी ऑप्शन में होता है, तो ये होते हैं 364 डेज़ के लिए। अमाउंट जनरली लार्ज होता है। मेरिट क्या? लेस रिस्ट्रिक्शन, हाईली लिक्विड, लेस एक्सपेंसिव, कॉन्टीन्यूस सोर्स, पार्क एक्सेस फंड। फाइनेंशियल साउंड कंपनी ही इसको इशू कर पाती हैं, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है और ये एक इम्पर्सनल मेथड है कमर्शियल पेपर्स। तो मैंने पहले ही बताया था, जो रिनाउंड कंपनी होती हैं, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, जिनकी अच्छी इमेज होती है, वही कमर्शियल पेपर्स को यूज़ करते हैं। और ये अनसिक्योर्ड होते हैं और लार्ज अमाउंट होता है इनका। जनरली 90 to 364 डेज़ के लिए इशू होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस को रेज़ करने के लिए जनरली 3 साल के लिए रेज़ करते हैं। ठीक है, इसमें एसेट वगैरह पे चार्ज नहीं होता, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट इज़ बैंक इंस्टीट्यूशन एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमें जब हमें नीड होती है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, सिक्योर होते हैं, मेंटेन करते हैं बिजनेस सेक्रेसी। अगर हमें लोन की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से लेते हैं, इसके बारे में तो आप सबको पता है। कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो हमें एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे डेवलपमेंट बैंक्स हैं, प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड, टेक्निकल असिस्टेंट एंड डिप्रेशन फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो डेवलपमेंट के लिए, मान लो कोई बिजनेस अब मतलब कि डूब रहा है, डिप्रेस्ड है, तो उसको वापस से रिनाउंड करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं, तो वो हेल्प करते हैं। जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। इसी तरह के बहुत सारे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इशू ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, जैसे शेयर हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे डिबेंचर्स हैं, जिसमें क्युमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव, कन्वर्टेबल, ये टाइप्स हैं डिबेंचर के जो इशू किए जाते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव में क्या होता है? कम्युलेटिव होते हैं, नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव में हमारा जो इंटरेस्ट वो अगर 1 साल नहीं मिला है तो अगले साल हमारा इकट्ठा होता जाता है। नॉन कम्युलेटिव में ऐसा नहीं होता है। पार्टिसिपेटिंग में हम प्रॉफिट्स में अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो तो उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। कन्वर्टेबल में उसको हम दूसरे शेयर टाइप में कन्वर्ट कर पाते हैं। जीरो इंटरेस्ट रेट, इसमें इंटरेस्ट रेट जीरो होता है लेकिन बहुत ही लेस वैल्यू पे इशू किए जाते हैं और रिडीम हाई वैल्यू पे किए जाते हैं। जो उसका डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट होता है इनमें।
सिक्योर्ड किसी एसेट से सिक्योर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड होते हैं जो डिबेंचर्स। बियरर्स वो किसी के भी हो सकते हैं, जो इसके पास होंगे उसको ही पेमेंट करनी पड़ती है। फर्स्ट एंड सेकंड मतलब कि जो पहले पे किए जाएंगे डिबेंचर्स, जिनको पहले दिया जाएगा वो फर्स्ट डिबेंचर होल्डर, सेकंड जिनको बाद में पे किया जाएगा। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ICD, ये क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड होते हैं और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विद अनदर कंपनी। मींस इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी के पास जो पैसा डिपॉजिट करवाती है उसको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बोलते हैं। मतलब कि एक कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है दूसरी कंपनी को हेल्प करने के लिए। कैरी ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बिकॉज क्योंकि ये फुल्ली सिक्योर्ड होते हैं, फुल्ली अनसिक्योर्ड होते हैं सॉरी, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होता है। और एज़ पर RBI गाइडलाइन द मिनिमम पीरियड है वो 7 दिन के लिए और 1 साल के लिए। मतलब कि मिनिमम 7 डेज, जैसे कि कमर्शियल पेपर में हमने 90 to 364 डेज़ के लिए पढ़ा था, इसमें 7 to 1 ईयर के लिए ये इशू किए जाते हैं। और 3 टाइप के इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं, 3 मंथ डिपॉजिट, 6 मंथ एंड कॉल डिपॉजिट। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, उसमें नीचे दे रखा होगा ईयरली डिपॉजिट, 6 मंथ, कॉल डिपॉजिट, तो उसमें से ऑड वन आउट निकालना होता है। ठीक है, तो 3 मंथ होता है, 6 मंथ्स एंड कॉल डिपॉजिट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। हम फाइनेंस को विद इन कंट्री या डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर ही नहीं ले सकते हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट से भी फ़ंड को रेज़ कर सकते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक, फ़ॉरेन के जो कमर्शियल बैंक हैं उनसे हम लोन ले सकते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक, जैसे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट एजेंसीज या डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जैसे मैंने बताया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, उसी तरीके से फ़ोन में भी होते हैं, तो हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से भी हम फ़ंड रेज़ कर सकते हैं। GDR जैसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिनको हम ग्लोबल मार्केट में इशू करते हैं और फंड ले लेते हैं और GDR इशू करते हैं बदले में, इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होता है। ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जैसे कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट को हम ग्लोबल में कहीं पे भी मार्केट में इशू कर सकते हैं, वैसे ही अमेरिका में इशू करने के लिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होती हैं। IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, फ़ॉरेन में किसी कंपनी को पैसा चाहिए और वो इंडिया से रेज़ करना चाहता है तो वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स को इशू करके फ़ंड रेज़ कर सकता है। फ़ॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये वो मतलब कि होते हैं इन्वेस्टमेंट जिसमें कि कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बॉन्ड्स को दूसरे, मान लो उसी कंपनी के दूसरे शेयर्स में या फिर किसी और कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वो बॉन्ड होते हैं जिसमें हम पैसा रेज़ करते हैं। एक्सचेंजेबल बॉन्ड, इसमें क्या होता है कि हम सेम कंपनी के किसी और शेयर में एक्सचेंज करवा सकते हैं, किसी और कंपनी में नहीं करवा सकते, तो ये होते हैं हमारे एक्सचेंजेबल बॉन्ड। तो फ़ॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं एक्सचेंजेबल बॉन्ड। तो दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। कन्वर्टेबल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी कंपनी के साथ भी, दूसरे टाइप के शेयर में भी, लेकिन एक्सचेंजेबल में हम दोनों सेम कंपनी के दूसरे टाइप के शेयर या उनमें हम इन्वेस्ट करके पैसा रेज कर सकते हैं, दूसरी कंपनी का नहीं ले सकते। फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, हमने तो बहुत सारे फाइनेंस के सोर्स पढ़ लिए हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ओनरशिप के बेस पे, इंटरनेशनल, नेशनल, बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़े हैं। अब एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो इनमें से हम कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ करेंगे, तो बड़ी कन्फ्यूज़न होगी। तो हमारा जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस को, तो वो क्या है, कॉस्ट, कि हमें कॉस्ट किस में ज़्यादा आ रही है, जिसको रेज़ करने में कम कॉस्ट आ रही है हमें वो फाइनेंस लेना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस में है, स्ट्रेंथ किस में है, वो लेना चाहिए। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस, हमारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारी फर्म का लीगल स्टेटस कैसा है, हमें उस टाइप के फ़ंड लेने चाहिए जैसे हमारे लिए सूटेबल होंगे। पर्पस एंड टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए और पर्पस क्या है हमारा फ़ंड्स को रेज़ करने का, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन से फ़ंड्स रेज़ करने हैं। रिस्क प्रोफाइल, रिस्क कितना है, अगर ज़्यादा रिस्क है या कम रिस्क में हम पैसा लेना चाहते हैं, कम रिस्क में लेना चाहते हैं, डिवेंचर्स वगैरह इशू कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग से ले सकते हैं, या फिर ज़्यादा रिस्क जैसे इक्विटी शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करके हम पैसा ले सकते हैं। कंट्रोल, हमें वोटिंग पावर चाहिए या नहीं चाहिए तो इक्विटी में इन्वेस्ट करो, नहीं तो डिवेंचर ले सकते हैं। इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्थनेस, हमारी क्रेडिट वर्थनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो चीज़। फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज़,
जो सोर्स ऑफ फाइनेंस ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ईज़ी है, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। टैक्स बेनिफिट, कौन सी सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, जिसमें हमें टैक्स बेनिफिट ज़्यादा होगा, कम इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी और टैक्स बेनिफिट ज़्यादा होगा, हम उस सोर्स ऑफ फाइनेंस में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कुछ एक फैक्टर हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसी वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखना, आपको ज़रूर समझ आएगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी या कोई भी थोरो बुक पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी चैप्टर 8 से रिलेटेड, तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये मस्त समरी नोट्स हैं जो आप विदिन 15 मिनट 2x पे देख के इसको रिवाइज़ कर सकते हैं पेपर के टाइम में। तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।